तो इनकी लेयर्स हैं, लेकिन इनकी लेयर्स थोड़ी कम होती हैं। हम हेलोफाइट्स या समुद्रविदों की बात करें तो वहां पे हेलोफाइट्स नहीं, सॉरी, मीजोफाइट्स, समुद्रविदों की या छायारागी की बात करें तो इस लेयर का आकार जो है इन कोशिकाओं का ज्यादा होता है, लेकिन जीरोफाइट की बात करें तो इनका आकार जो है वो थोड़ा कम होता है, कम जो है परतें होती हैं। क्लियर है? कुछ कुछ कोशिकाओं जो है उनमें फाइबर्स और किसका, स्क्लेरेनकाइमा का डेवलपमेंट हो जाता है। वहीं अगर अपन हेलियंथस की बात करते हैं, सूरजमुखी की, इनके नाम लिख देते हैं ताकि अपन को दिक्कत नहीं हो समझने में। ये हो गया कैलोट्रोपिस, ठीक है। ये स्टेम हो गया कुकुरबिटा स्टेम, और ये हो गया सनफ्लावर स्टेम, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं है समझने में। आउटलाइन डायग्राम्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो ये हाइपोडर्मिस के बाद में हमारी मिडिल कॉर्टेक्स। अगर हम सनफ्लावर की बात करते हैं तो मिडिल कॉर्टेक्स जो है उसके अंदर बीच बीच में कोई फाइब्रस जोन्स एंड ऑयल डक्ट्स के रूप में हमें यहां पे दिखाई देती है। तो ये एक अलग चीज हो गई, दीज आर ऑयल डक्ट। और ये कौन सा है, मिडिल कॉर्टेक्स। यहां पे भी ये कौन सा हो गया, मिडिल कॉर्टेक्स। अभी कल दो मेरे वाले भी बोल दे। ठीक है, दैट इज मिडिल कॉर्टेक्स। और ये हो गया मिडिल कॉर्टेक्स में ऑयल डक्ट्स। उसके बाद एक स्पेशलाइजेशन और अपन बात करें तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये वैसे तो पेरेन्काइमेटस सेल्स है, पतली भित्ति युक्त है, और इनके बीच में अंतराकोश के अवकाश बड़े हैं। लेकिन एक एग्जांपल अगर अपन यहां पे हाइड्रिला का ले ले, अपने पास यहां जगह नहीं है, एक जलोद्भिद पादप है, या फिर हम निम्फिया का एग्जाम्पल ले लें, तो इन्हीं कोशिकाओं के बीच में हाइपोडर्मल सेल्स के बाद की ये कोशिकाएं कैसे हो जाती है, इलोंगेटेड हो जाती है, दीर्घाकार, और उनके बीच में बड़े बड़े अंतराकोश के अवकाश बन जाते हैं जो कि बाद में डेवलप हो जाते हैं किसमें, एयर चैम्बर्स में। और उन कोशिकाओं को वहां पे हम बोलते हैं एरेनकाइमा, वायोतक। और वो वायोतक कोशिकाएं जो हैं वो मेनली किसके काम आ रही है, गैस चैम्बर्स को या गैसेस को भरने के लिए, ताकि एक तो गैस विनिमय में काम आए कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, दूसरा उन चैम्बर्स की वजह से वो क्या करते हैं, इनको बाउंसी अर्थात उत्प्लावकता का जो गुण है वो प्रदान करते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं अलग अलग, अगर अपन यहाँ पे मिडिल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, दैट इज इनर। और इनर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंडो डर्मिस या एंडोडर्मल, ठीक है, अंतः त्वचा। बाई वाली को हो गया एपिडर्मिस का मतलब हो गया बाह्य त्वचा, हाइपोडर्मिस को अधो त्वचा, और जो एंडो है उसको हम बोलेंगे अंतः त्वचा। एक्चुअली में अगर अपन कहें तो कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक जो परत है उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। इसका जो डाइकॉट स्टेम्स है उसके अंदर कोई स्पष्ट विभेदन नहीं है, मोनोकॉट्स में तो ये है ही नहीं, और डाइकॉट्स के अंदर जो है इसका स्पष्ट विभेदन नहीं है, परंतु रूट्स जो है उनके अंदर इनका स्पेशल और क्या बोलते हैं कार्य भी है, और ये दूर से अलग ही आइडेंटिफाई भी होती हैं, विभेदन इनका स्पष्ट है वहां पे। ठीक है, तो यहां पे एंडोडर्मिस लेयर को हम किस रूप में कह रहे हैं, अगर अपन देखें तो ये कंटिन्यूअस है और एक लेयर, एक से ज्यादा लेयर्स या एक लेयर्स के रूप में है। और डाइकॉट्स में सामान्यतः ये क्या करती हैं, स्टोरेज, मंड का स्टोरेज करती हैं, क्योंकि जस्ट इसके नीचे कौन सी है, पेरिसाइकल सेल्स, तो ये मंड का क्या करती हैं, स्टोरेज करती हैं। इस वजह से इसे एंडोडर्मिस के साथ साथ हम स्टार्च शीट के नाम से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मंड के
क्या बोलते हैं, संग्रहण के कारण ये कोशिकाएं बड़ी, ढोलकाकार और हल्की सी मोटी भित्ति युक्त ये कोशिकाएं हो जाती हैं। सामान्यतः तो हम ये कह सकते हैं कि ये वेस्कुलर जो सिस्टम है, इसके बाद जो आएगा वो वेस्कुलर सिस्टम आएगा, तो वेस्कुलर सिस्टम को घेरे हुए परत बनाती है। और रूट्स के लिए अगर हम कहें तो वहां पे ये एक तो मैकेनिकल सपोर्ट का काम भी करती है, लेकिन स्टेम्स में हम ये कह सकते हैं कि ये बाह्य परत, ये बाह्य वेस्कुलर सिस्टम की एक परत बना रही है और मंड का क्या करती है, स्टोरेज करती है। नेक्स्ट हमारा अब इसी से रिलेटेड जो पॉइंट है वो आ जाता है पेरीसाइकिल। कॉर्टेक्स कंप्लीट्स, कॉर्टेक्स के बाद हमको पढ़ना है पेरीसाइकिल, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे हम आ जाता है मेडुलरी रेज और फोर्थ नंबर पे आ जाता है पित्त, ठीक है। तो यहां पे हमारा सेकंड पॉइंट आता है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल को सामान्यतः हम वेस्कुलर बंडल्स की आउटर रिंग के रूप में शो कर सकते हैं, जो प्रत्येक स्टेम्स के अंदर क्लियर नहीं दिखाई देती। यह आवश्यकता अनुसार एक या दो मैक्सिमम 3 परतों तक होती हैं और इनकी कोशिकाएं जो है स्क्लेरेनकाइमेटस और कोलेनकाइमेटस प्रकार की होती हैं। पेरीसाइकिल, दूसरा पेरीसाइकिल को वैज्ञानिकों के अनुसार अगर अपन एनाटॉमी की बात करें डेवलपमेंट में, तो ये वो कोशिकाएं होती हैं जो फ्लोएम सेल्स या फिर जो प्रोकैम्बियम है उसके डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट में क्या आती हैं, काम में आती हैं। इन्हें पेरीसाइकिल्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम पुराने साइंटिस्ट की बात करें और कुछ साइंटिस्ट नवीन थ्योरीज की बात करें, तो वो इससे पेरीसाइकिल कहने की जगह पेरी फ्लोएमिक लेयर कहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि पेरीसाइकिल की परत को फ्लोएम से पृथक समझना आसान नहीं है। बिल्कुल सेम वैसे ही सेल्स हैं, केवल एक दीर्घाकार कोशिकाएं प्लस डिपोजिशन की वजह से या फिर कोलेनकाइमा के कारण ये कभी कभी सतत रूप में दिखाई देती है और कुछ प्लांट्स के अंदर ये पूरी तरीके से क्या रह जाती है, बिखरी हुई। यहां जैसे सतत बना रखी है, लेकिन सनफ्लावर के अंदर ये सतत होती नहीं है, ये स्ट्रिप्स के रूप में या फाइबर्स के रूप में जो है, फाइबर पैचेज के रूप में जो है वो कंटिन्यूअसली क्या करती है, यहां पे दिखाई देती है। मेनली अगर इसकी बात करें तो ये फ्लोएम की सेल्स की आउटर लेयर है, लेकिन फ्लोएम के कार्य से इसका कोई संबंध नहीं है, फ्लोएम का कार्य नहीं करती है। ये केवल एक प्रोकैम्बियम के डिवीजन के लिए कार्य करती है। दूसरा, रूट्स के अंदर जो पार्श्व जड़ें निकलती हैं, ठीक है, उनके डेवलपमेंट का कार्य भी यही करती है। तीसरा, ये सेल्स जो है एंडोडर्मिस के अंदर पैसेज सेल्स प्रोवाइड कराती हैं, जो कि बाहर की कॉर्टिकल सेल्स और मेडुलरी रेज के बीच में संवहन किसका, बाई परासरण, परासरणों के वजह से जो मॉलिक्यूल्स का आना जाना है, जल के मॉलिक्यूल्स का आना जाना है, वो पैसेज प्रोवाइड करवाती है। सामान्यतः ये जो कोशिकाएं होती हैं वो ढोलकाकार और गोलाकार पतली भित्ति युक्त मृदुत की होती हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स अगर अपन लें तो यहां पे अपन ले सकते हैं कुकुरबिटा, और कुकुरबिटा के अंदर जो पेरीसाइकिल सेल्स हैं, जो पेरीसाइकिल सेल्स हैं, ठीक है, वो कैसी हैं, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, स्क्लेरेनकाइमेटस। दृढ़ ऊतक की एक संपूर्ण कंटिन्यूअस परत के रूप में है। क्लियर है? तो दृढ़ ऊतक है तो इसका मतलब ये आलंबन भी दे रही है एक तरीके से। जो अंदर की जाइलम टिश्यूज हैं, सॉरी वेस्कुलर टिश्यूज है, उनको क्या करती हैं, आलंबन प्रोवाइड कराती है। क्योंकि जाइलम तो कठोर होता है, लेकिन जाइलम तो केंद्र में, इसके चारों तरफ तो मृदुतक है, फ्लोएम और मेडुलरी रेज और पित्त, तो ये उन सबको आलंबन प्रोवाइड करा रही है। जबकि यहां पे जो पेरीसाइकिल है
किसकी, कुकुरबिटा, सॉरी इसकी कैलोट्रोपिस की, ये कंटिन्यूअस स्क्लेरेनकाइमा नहीं है, ये पेरेनकाइमा ही है, लेकिन इसमें बीच बीच में स्क्लेरेनकाइमा सेल्स या फाइबर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। बीच बीच में यहाँ पे दिखा रखा है एक अलग ही तरीके से, बीच बीच में कुछ सेल्स जो है वो कैसी आ जाती हैं, वो स्क्लेरेनकाइमा टाइप की सेल्स के पैचेज इनमें मिलते हैं। वहीं अगर अपन सूरजमुखी की बात कर रहे हैं तो सूरजमुखी की पेरासाइकिल जो है ये यहाँ बना रखी है पर कंटिन्यूअस नहीं होती, और इसके अंदर अनेक जो जैसे इसमें तोड़ देते हैं पैचेज के रूप में, जैसे फाइबर के गुच्छों के रूप में जो है ये यहाँ पे पाई जाती है। और इस पूरे के पूरा जो सिस्टम है, जैसे ये रहा सिस्टम, तो ये जो पैचेज के रूप में मिल रही है ये रहा, ये ऐसे बना देते हैं यहाँ पे, ये पैचेज के रूप में मिलती है और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, लेकिन रेडियली नहीं होती, लेकिन एक्सियल दिशा में कंटिन्यूअस जो है वो जाइलम के साथ में चलती है। तो शायद ये आलंबन या मैकेनिकल सपोर्ट के हिसाब से इस तरीके से ये बनी होती है, और यहीं से जरूरत पड़ने पर ये सेकेंडरी ग्रोथ में जो वेस्कुलर कैम्बियम है उसको क्या करती है, डेवलप इसको कुछ साइंटिस्ट जो है ये जो टोपी के रूप में बन रही है इसको स्क्लेरेनकाइमेटस, ये ध्यान रख लेना, कैप, मैंने कहा पेरिसाइकिल कंटिन्यूअस नहीं है, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनके ऊपर फाइबर के पैचेज के रूप में मिलती हैं, इसी वजह से ये जब इसको ढक लेती है वेस्कुलर बंडल्स को तो इसको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस कैप, कैप के रूप में पेरिसाइकिल जो है वो वहां पे पाई जाती है। तो ये भी एक न्यू टाइप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी के साथ हेलियंथस में जो वो है मिडिल कॉर्टेक्स, उसके अंदर डक्ट्स, ऑयल डक्ट्स जो हैं वो ग्लैंडुलर सेल्स एंड ऑयल डक्ट्स जो हैं वो होती हैं, जो क्या करती हैं, ऑयल्स को एक तरीके से स्टोरेज का कार्य करती है। कुछ एग्जाम्पल जैसे अपन ले ले हेलियंथस, कुछ एग्जाम्पल अपन ले ले कुकुरबिटा, तो इसकी जो पेरिसाइकिल की सेल्स हैं यहाँ पर ये सेल्स मैच्योरिटी के साथ किसका, लिग्निन का डिपोजिशन करके मोटी भित्ति युक्त हो जाती हैं और कैसी हो जाती है, मृत। यही कारण है कि मैं बार बार यूज में ले रहा हूं स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ ऊतक, ये कोशिका मृत हो जाती हैं, और सभी नहीं, एक पैचेज के रूप में ये कंटिन्यूस तो यहाँ पे है, तो ऐसे में ये आलंबन, यांत्रिक बल जो है वो प्रोवाइड करवाती है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं मेडुलरी रेज, ये रहा मेडुलरी रेज, यहां लिख चलते हैं, ये हो गया पेरिसाइकल फाइबर पैच, पैच का मतलब झुंड, तो इसको यहां पे अपन लिख देते हैं स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, ये कंटिन्यू हो गया, नाम एक एक करके ही चलते जा रहे हैं सारे के सारे। अब उसके बाद आता है मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज की अगर हम बात करें तो इन्हें हम रश्मि के नाम से जानते हैं, रश्मि। तो यहां पे अगर अपन देखें तो वेस्कुलर जो रिंग्स हैं, उस रिंग के अंदर वेस्कुलर बंडल्स के बीच का जो अवकाश है वो पेरेनकाइमेटस सेल्स से भरा हुआ है, और इसी की कुछ सेल्स जो हैं वो पतली भित्ति युक्त, और अपनी जो टेंजिशनल उनकी जो भित्तियां हैं स्पर्श रेख की है वो कैसी होती है, पतली, और वो आपस में परासरण में सहयोग करती हैं, पतली भित्ति युक्त होती है, जीवित कोशिकाएं होती हैं, और ये सेल्स जो हैं ये केवल सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्या बोलते हैं, विभाजनशील होती हैं, अन्यथा सामान्यतः संवहन के कार्य से संबंधित होती हैं पेरेनकाइमेटस, और दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में पाई जाती है। एक्चुअली में अगर अपन इनकी बात करें तो यही एक ऐसे टिश्यूज हैं जो रेडियल और एक्सियल दोनों डायरेक्शंस में क्या करते हैं, प्लांट के डेवलपमेंट में सहयोग देते हैं। प्लस अगर अपन इसके ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये तो खैर स्टेम है, ठीक है, अगर अपन रूट की भी बात करें तो बाहर से अंदर तक जो जाइलम टिश्यूज हैं
उनके संपर्क में है ये वेसल्स के, तो संवहन में भी यही काम करती हैं। वहीं अगर अपन स्टेम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्टेम के अंदर रूट से प्रोवाइड किया हुआ वाटर एंड मिनरल्स जो विलियन स्किन ने अवशोषित कर रखा है, वो इन्हीं जाइलम सेल्स वेसल्स से कांटेक्ट आ रहा है किसका, मेडुलरी का। मेडुलरी से ये पेरिसाइकल एंड क्या बोलते हैं एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से वेस्कुलर टिश्यूज, और वेस्कुलर टिश्यूज तक सप्लाईज को पूरी करती है। तो एक तरीके में संवहन में काम कर रही है। और अगर अपन सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो उस दौरान ये विभाजित होकर क्या बनाती हैं, सेकेंडरी पिथ बनाती हैं, सेकेंडरी जाइलम टिश्यूज और सेकेंडरी जो फ्लोएम टिश्यूज है उनको आलंबन देती हैं। ठीक है, सामान्यतः जीवित हैं और इनके अंदर कभी भी डिपोजिशन या फाइबर्स की हम बात करें तो वो नहीं मिलेगा। पित्त की बात करें मज्जा की, तो पित्त में हम देख सकते हैं कि मोनोकॉट्स में तो है ही नहीं, डाइकॉट्स में उपस्थित है पहली चीज, रूट्स में उपस्थित है मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों के अंदर। यहाँ पे अगर आप कैलोट्रोपिस की बात कर रहे हैं तो ये बड़ी बड़ी कोशिकाओं युक्त, यहाँ स्पेस नहीं थी बनाने की, बड़ी बड़ी कोशिकाओं युक्त है, अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है, स्पॉन्जी टिश्यू समान संरचना होती है। बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर इन सेल्स के अंदर आपको फाइबर्स या स्क्लेरन काइमेटा मिल जाएगा। हाँ, वुड डेवलपमेंट के साथ में, जैसे जीरोफिटिका या जो वुडी प्लांट्स हैं उनमें कंटिन्यूटी में सेकेंडरी जाइलम सेल्स के बनने की वजह से जो अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम सरकता है, जिसके कारण ये मेडुलरी सेल्स क्या हो जाती है, ये पित्त सेल्स क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाती हैं और अंदर घुसकर केवल इनके अवशेष रह जाते हैं और इनका आकार जो है वो हेक्सागोनल से ज्यादा और भी अनियमित हो जाता है। वहीं अगर अपन बात करते हैं कुकुरबिटा की, तो कुकुरबिटा के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है वो एक रिंग के रूप में क्या हो चुका है, रिंग के रूप में क्या हो चुका है, वो बस खत्म है, उसमें मेडुलरी रेज के बाद में कोई सेल्स नहीं है और ये बीच में से कैसा हो चुका है, खोखला। तरुण अवस्था के अंदर ये कैसा रहता है, भरा हुआ, लेकिन जो मैच्योरिटी की तरफ ये बढ़ते जाते हैं वैसे इनमें क्या हो जाती है, अंदर की सेल्स जो है एक वो लेयर के रूप में समाप्त हो जाती है, रिसेसिव हो जाती है और बीच में पेरेन्काइमा सेल्स जो है वो डेवलप नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पित्त का अभाव है, पित्त नहीं पाया जा रहा। सनफ्लावर की हम बात करें तो इसमें भी पित्त है और बड़ी बड़ी अवकाश के इंट्रासेलुलर स्पेस के साथ है, कोशिकाएं दीर्घवृत्ताकार और ढोलकाकार है और इनका मेन काम जो है वो स्टोरेज का है। इनके अंदर रेजिन डक्ट्स, ऑयल डक्ट्स तथा स्टार्च आदि का स्टोरेज जो है वो इनके अंदर उपस्थित होता है और इनकी कोशिकाएं सामान्यतः स्थूलित नहीं होती हैं, मृदुत की कोशिकाओं से बना होता है। अगर हम एक डेवलप्ड वुडी प्लांट की बात के अलावा बात करें तो वुडी डेवलप्ड प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से पित्त सेल जो है वो कैसे हो जाती हैं, स्क्लेरन काइमा, एक्चुअली में वो दबाव के साथ मर जाती हैं, इस वजह से स्क्लेरन काइमा हो जाती है। तो मेनली अगर अपन इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो वो स्टोरेज का काम है और सेंट्रल पोर्शन बनाने का काम है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है वैस्कुलर टिश्यूज। तीसरे पे क्योंकि वेस्कुलर बंडल्स हमको दिखाने होंगे, ये एक डायग्राम मिटा देता हूं, यहां से क्लियर हो जाएगा। वैस्कुलर सिस्टम्स की हम बात करें तो एक्चुअली में जो हम बात कर रहे हैं शुरू से, फर्स्ट इज एपिडर्मल,
फर्स्ट इज एपिडर्मल, सेकंड की हम बात कर रहे हैं तो वो यहां पे हमारे पास जो हो रहा है वो है ग्राउंड टिश्यू। तीसरा हम यहां पे बात कर रहे हैं वो, ये ग्राउंड टिश्यू हमारा कंप्लीट हो गया क्योंकि ग्राउंड टिश्यूज के अंदर हमने ले लिया कॉर्टेक्स, फिर हमने इसमें ले लिया पेरिसाइकल, फिर हमने इसमें ले लिया मेडुलरी, रेज, और फिर हमने ले लिया पित्त। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा पॉइंट इसमें आ रहा है वो है मेन वैस्कुलर सिस्टम। फेनेरोगेम्स की अगर अपन बात करें तो हमें इन्हें पुष्पीय पादप कहते हैं, उसके अलावा संवहनी पादप कहते हैं, और संवहनी पादप केवल उनके संवहन बंडल के डेवलपमेंट के कारण ही उन्हें कहा जाता है, और इन्हें हम सबसे ज्यादा एडवांस एंजियोस्पर्म्स के अंदर लेके चलते हैं। तो वैस्कुलर सिस्टम्स की बात करें तो इसके अंदर मेनली दो पार्ट आते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम एंड जाइलम, और फ्लोएम एंड जाइलम को वैसे तो हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, पर एक सिंपल वे में यहां पे अगर अपन लेके चलें तो इनकी उत्पत्ति जो है वो विभाजन की प्रोकैम्बियम अवस्था में होती है। अगर हम एपिकल मेरिस्टम की बात करें तो विभाजन की स्थिति के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा था। एपिकल मेरिस्टम, ये तो हो गई थी एपिकल सेल जो कि 1 या 2 परतीय थी, ये हो गई थी लेटरल, एपिकल, लेटरल, और जो सेंट्रल सेल्स थी जो कि एक्चुअली में लेटरल की वजह से ढक गई थी, लेकिन हैं कौन से, विभिजोत कोशिकाएं जो हमें बाहर से दिखाई नहीं दे रही हैं। इन सेल्स की हम बात करें तो दीज आर इंटरस्टिशियल या कैलरी, इंटर कैलरी सेल्स। तो ये जो इंटर कैलरी सेल्स थी, अंतर्वेशी कोशिकाएं, उन्हीं से ही डेवलप हुआ कौन सा, प्रोकैम्बियम। और प्रोकैम्बियम के कार्य के आधार पे हमने कहा कि ये केवल विशेष प्रकार की सेल्स को ही डिफरेंशिएट करता है, विभाजित करके, और वो कोशिकाएं बनाती हैं वैस्कुलर टिश्यूज। अब वैस्कुलर टिश्यूज की हम बात करें तो हमने यहां पे 2 कैटेगरीज ले ली, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम का कार्य की बात करें तो फ्लोएम जो है उसका मेन काम है संचित पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित जो पदार्थ है या जो यौगिक कंपाउंड्स है लाइक स्टार्च, उसको पादप के अन्य भागों में रूट की तरफ, रूट तक उसको क्या करना, पहुंचाना। और इसमें मेनली इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आ गया साइव ट्यूब, क्लियर है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो आ जाती है साइव ट्यूब के साथ में साइव सेल्स, इसी में आ जाएगी कंपेनियन, कंपेनियन सेल्स, सहायक कोशिकाएं। तीसरा पॉइंट जो इसी में है वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा। चौथे की हम बात करें तो वो है फ्लोएम फाइबर्स। एक्चुअली फाइबर्स हमने अभी पेरिसाइकल में भी पढ़े, ऑयल डक्ट्स में भी पढ़ रहे हैं, फाइबर्स हम यहां पे भी पढ़ रहे हैं। तो ये फाइबर जो हैं ये एक्चुअली में इन्हीं की डिफरेंशिएट सेल्स हैं जो कि बहुत लंबी हैं, इनकी ल्यूमेन छोटी है, और धीरे धीरे वक्त के साथ जब ये क्या बोलते हैं डेवलप होती हैं और अपने एबिलिटीज साइटोप्लाज्म के डिपोजिशन के कारण इनके अंदर की ल्यूमेन क्या हो जाती है, हासित हो जाती है या फाइनली पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं, और ये इलोंगेटेड सेल्स एक दूसरे से जुड़कर एक लंबा संरचना बनाती है जिससे हम फाइबर्स कहते हैं, और ये आलंबन का कार्य करती हैं। दूसरा, ये इन सेल्स के बीच में जब तिर्यक रूप से जुड़ी रहती हैं तो इनकी टेंजिशनल वेल्स के जुड़े होने के कारण इनको क्या करती हैं, एक यांत्रिक बल प्रदान करती हैं इन सेल्स की वजह से, ताकि ये आसानी से अपनी जगह पे क्या रहे, विन्यासित रहें। तो चारों तरफ से इसको घेरे रहती हैं जो कि फ्लोएम, क्योंकि अगर हम देखें तो फ्लोएम की 4 में से 3 सेल्स कैसी हैं, पैरेन्काइमा और जीवित, ठीक है। एक कोशिका कैसी है, मृत, क्योंकि इसका कार्य क्या है, परासरण किसके द्वारा,
जो संवहन ऊपर से आ रहा है कोई भी मटेरियल, फूड मटेरियल, उसको दूसरी सेल्स को देना है परासरण विनिमय द्वारा। तो यहाँ पे ये सारी सेल्स कैसी हैं, जीवित प्रकार की होती हैं। तो ये फाइबर्स हो गया। साइव ट्यूब्स, ये थोड़ी दीर्घित ट्यूब जैसी नलिकाएं होती हैं, लेकिन वेसल्स से छोटी होती हैं, आकार में चौड़ी होती हैं, और इन दो ट्यूब्स जहां पे आपस में जुड़ती हैं, इनकी समीपवर्ती झिल्ली या टेंजिशनल वॉल, उसमें क्या हो जाते हैं, वो गल जाती है, और गलने से उसमें परफोरेशन आ जाता है, जिसकी वजह से वो आदान प्रदान या संवहन में सहायक, और उसी को हम बोलते हैं साइव सेल्स। चालनी पट, चालनी कोशिका और चालनी ट्यूब, इन तीनों से मिलके ये संरचना बनती है। इन्हीं के साथ सहायक कोशिकाएं होती हैं जो पेरेन्काइमेटस होती हैं, उन्हें कंपेनियन सेल्स कहते हैं। इन्हें ट्यूब से पृथक करना आसान नहीं होता, ठीक है। ये एक तरीके से आसान करने का मतलब है दोनों जीवित नहीं रह सकती, दोनों पृथक नहीं हो सकती। पेरेन्काइमा सेल्स, ये पेरेन्काइमा सेल्स कंपेनियन के समान ही हैं, मृदुतकीय हैं, लेकिन उनसे थोड़ी सी अलग हैं, और साइव ट्यूब्स और कंपेनियंस के बीच बीच में बिखरी हुई होती हैं ये, ठीक है, और इन्हें एक तरीके से परासरणी दाब और आलंबन प्रोवाइड कराती है। और फाइबर जो है पेरेन्काइमा सेल्स के बीच में ही होते हैं। जाइलम्स की अगर अपन बात करें तो जाइलम के अंदर भी 4 हैं। फर्स्ट इज ट्रेकियरी एलिमेंट, ट्रेकियरी एलिमेंट्स, और ट्रेकियरी एलिमेंट्स में फर्स्ट नंबर पे आते हैं वेसल्स, जिन्हें हम बोलते हैं वाहिका। और वाहिका की हम बात करें तो टेडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में इनकी अनुपस्थिति होती है, ठीक है, केवल एंजियोस्पर्म्स में आई जाती हैं। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप हैं जिनके अंदर ये मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के कुछ प्रिमिटिव प्रजाति हैं जिनमें वेसल जो है वो अनुपस्थित हैं। वहीं इसी का सेकंड पार्ट जो है वो है ट्रैकिड्स। ट्रैकिड जो है जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में मिलती हैं, और वेसल्स की तुलना में लंबी हैं, लेकिन इनका व्यास छोटा है, और इनके जो अंत होते हैं वो छेनी के समान बहुत ही ज़्यादा नुकीले होते हैं। और बस फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं तो जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स सेम वही, इसके साथ एक्सियल डायरेक्शन में डेवलप होते हैं, और ये एक्चुअली में ट्रैकिड से डेवलप होते हैं, तो ट्रेकेरी फाइबर्स कहलाते हैं। और अगर अपन उसकी बात करें वेसल से या फ्लोएम फाइबर्स की बात करें तो उन्हें हम बास्ट फाइबर्स के नाम से जानते हैं। इकोनॉमिकली भी अनेक पादपों में जो है इकोनॉमिकली काफी काम आते हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करें तो वो है जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, पेरेन्काइमा, जो कि एक जीवित कोशिका है और पेरेन्काइमेटस सेल्स है। ये जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स के जो परासरणी दाब है उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है, क्योंकि यही वो सेल है पेरेन्काइमा जो जाइलम की वेसल और ट्रैकिड्स और मेडुलरी रेज के बीच में क्या बना रही है, कांटेक्ट बना रही है। तो ये सारी चीजें हम पिछले हमारे जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहां पे वेस्कुलर सिस्टम में जो डाइकॉट्स में है, ये मिटा देता हूं। तो वेस्कुलर सिस्टम अगर अपन डाइकॉट्स की बात करें तो सबसे पहले जो बात है वो हमारा है पहला पॉइंट, दैट इज एंडार्क। यहां देखिए इस डायग्राम में प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। मेटाजाइलम नया बना है इसलिए आकार में थोड़ा बड़ा, प्रोटोजाइलम पुराना है। दोनों को एक चीज और समझ लेना, विंटर की वजह से और समर जो हमारा स्प्रिंग वुड आती है, ये बच्चों के बीच में कई बार बड़ा क्वेश्चन रहता है। इसको समझिए, जब विंटर्स में पर्णपात हो जाता है और उसके बाद स्प्रिंग में वापस नया डेवलप होता है, तो समझिए इसमें क्या अंतर आ रहा है। ये हमारी एक वेसल सेल है, मैं हेक्सागोनल टाइप इसको समझा रहा हूं, अगर अपन इसका एक टीएस काटते हैं तो ये जो पुरानी कोशिका है ये लगातार क्या कर रही है, फ्लूइड्स
वाटर्स एंड मिनरल्स की क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। और इसकी जो आंतरिक भित्ति है उसमें लगातार क्या होता है, डिपोजिशन के कारण वो धीरे धीरे कैसी होती जाती है, मोटी होती जाती है। और मोटी होने के कारण एक वक्त ऐसा आता है कि उसके अंदर जो ल्यूमेन है वो बहुत ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और फाइनली वो उतनी मात्रा में पैसेज नहीं कर पाती जितना पादप को आवश्यक है, अर्थात रूट प्रेशर को भी कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि रूट प्रेशर ज्यादा है, ल्यूमेन क्या है, बहुत ही कम। दूसरा, ट्रांसपायरेशन पुल को इफेक्ट होता है। और तीसरा, सप्लाईज कंप्लीट नहीं कर पाती। तो ऐसे में प्रतिकूल अवस्थाओं में ये क्या करते हैं, अपने लीव्स को ड्रॉप कर देती हैं। और स्प्रिंग सीजन में ये प्रोकैम्बियम द्वारा, प्रोकैम्बियम से तो प्राइमरी बन चुका, वेस्कुलर कैम्बियम जो है, फेसिकुलर कैम्बियम जिसको हम बात करते हैं, उससे इनका वापस क्या होता है, नया विभाजन और फिर नया विभेदन। और उस विभेदन के उपलक्ष्य में जो सेल बनती है नई, प्रारंभ में तो छोटी होती है, किससे, प्रोटो से, क्योंकि अब इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोजाइलम, क्योंकि प्रोटो का मतलब प्राक, सबसे पहले बन गई थी, तो दैट इज प्रोटो। और जो नई बनी है डेवलपमेंट में, दैट इज मेटामॉर्फोसिस से बनी है, दैट इज मेटाजाइलम, जिसको हम नवीन कोशिका के नाम से जानते हैं। तो इस कोशिका की हम बात करें तो अभी इसमें केवल सेल वॉल ही, अभी पूरी तरीके से डिपोजिशन नहीं हुआ। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कोशिका का आकार तो पुरानी वाली का ही ज्यादा मिलेगा, छोटी वाली अभी छोटी है, धीरे धीरे बड़ी होएगी, लेकिन इसकी जो भित्ति है उसकी मोटाई बहुत कम है, किसकी तुलना में, प्रो की तुलना में। जबकि जो ल्यूमेन है वो मेटाजाइलम की सबसे बड़ी होती है प्रोटो की तुलना में, क्योंकि ल्यूमेन की वजह से ही तो नया डेवलपमेंट हो रहा है सेकेंडरी ग्रोथ में। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो स्टेम्स है, डाइकॉट के स्टेम्स, वो कैसे होते हैं, एंडार्क। और एंडार्क का मतलब होता है जिनमें प्रोटोजाइलम कहां होता है, अंदर की ओर, अंदर मतलब पित्त की ओर होता है। ये रहा प्रोटोजाइलम और ये कहां है, टुवर्ड्स द पित्त। और सेकेंडरी डिवीजन की वजह से जो नया टिश्यूज बनते हैं जाइलम के, वो सेकेंडरी फ्लोएम कहां बन रहा है, ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहां पे डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर, जबकि प्रोटोजाइलम कैसा है, सेंट्रीपिटल। यही कारण है कि इनके अंदर डेवलपमेंट कैसा होता है, एंडार्क। ये कंफ्यूजन का वो है टॉपिक, मैंने स्टूडेंट्स इस पे ध्यान नहीं देते और एंडार्क और एक्जार में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो यहां पे केवल प्रोटोजाइलम की पोजीशन ही डिसाइड करती है एंडार्क और एक्जार। वहीं अगर अपन रूट्स की बात करते हैं तो इसमें कंफ्यूजन क्यों है, कंफ्यूजन इसलिए है, ये रहा फ्लोएम, ये हो गई कैम्बियम और ये हो गए जाइलम टिश्यूज। क्लियर है, सिंपल। तो इस कॉम्बिनेशन में दैट इज प्राइमरी वेस्कुलर बंडल, और ये प्रारंभ में बना था प्रोकैम्बियम के द्वारा, बात खत्म। इसमें ना तो कोई सेकेंडरी है, ना इसमें कोई प्रोजाइलम है, ना ही मेटाजाइलम है, कुछ भी नहीं है। क्लियर है। परंतु सेकेंडरी डिवीजन जब होता है या सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो हमेशा फ्लोएम जो है वो अंदर की तरफ बनती है, जाइलम की तरफ। तो इसकी वजह से यहां पे अगर अपन एक डायग्राम और ड्रॉ करें तो ये ब्लैक कलर से जो है ये तो हमारा पुराना हो गया, ये हो गई कैम्बियम टिश्यूज और ये हो गया पुराना जाइलम टिश्यूज। ठीक है, और ब्लू पेन से जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये, क्योंकि कैम्बियम दोनों तरफ डिवाइड करेगी, तो ये हमारा डेवलप हो गया सेकेंडरी फ्लोएम और ये हमारा डेवलप हो गया सेकेंडरी जाइलम। तो ये जो दोबारा फ्लोएम वो जाइलम बना है नोन एज मेटाजाइलम, क्योंकि बाद में बना है। ये हो गया प्रोटोजाइलम, ये हो गया मेटाफ्लोएम और ये हो गया प्रोटोफ्लोएम। तो इसकी उपस्थिति देखिए, इसी डायग्राम को एक और बना रहा हूं, वो ये रहा, ये हो गया फ्लोएम। ठीक है, ये हो गया फ्लोएम और ये हो गया प्रोटोजाइलम। और ब्लू पेन से हम क्या बना रहे हैं, ब्लू पेन से अंदर की तरफ तो मैं बना रहा हूं फ्लोएम और इस प्रोटोजाइलम के नीचे की तरफ बना रहा हूं और एक नया मेटाजाइलम। दैट इज एक्जार के कंडीशन, जिसमें
प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ चले गया और मेटाजाइलम केंद्र की तरफ बन रहा है, दैट इज एक्जार्क। ये रूट्स में पाया जाता है और यहां पे मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ है, दैट इज एंडार्क कंडीशन। ये स्टेम्स में मिलती है। ठीक है, दूसरे टर्म्स की अगर अपन बात करें और, तो ये तो हो गया एंडार्क और एक्जार्क। अब हम यहां पे बात करते हैं, ये मिटा देता हूं, टाइप्स की। तो टाइप्स में हम यहां पे कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। फर्स्ट इज रेडियल। रेडियल का मतलब शायद अरिये, और अरिये का मतलब यहां पे वैस्कुलर बंडल्स है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जाइलम एंड फ्लोएम साथ में है, साथ में है, साथ में, क्लियर है। लेकिन यहां पे एक सिंपल डायग्राम से देखिए, ये एक अरिये दिशा में बिखरे हुए हैं, दीज आर जाइलम्स, क्लियर है, और ये हो गया फ्लोएम पार्ट। तो ये एक साथ नहीं है, एक दूसरे से कैसे हैं, पार्श्व में डेवलप हो रहे हैं। इस प्रकार की कंडीशन क्या होती है, दैट इज रेडियल टाइप, क्लियर है। ये मोनोकॉर्ड्स का अडेप्टेशन है, डाइकॉर्ड्स का नहीं है, इसलिए अब हम आते हैं किस पे, डाइकॉर्ड्स पे। तो डाइकॉर्ड्स का जो टॉपिक है वो कौन सा है, कॉनजॉइंट। कॉनजॉइंट, कॉनजॉइंट अर्थात दोनों के दोनों कैसे हैं, साथ में। हिंदी अगर अपन इसकी बात करें तो इसको बोल सकते हैं संयुक्त, और संयुक्त का मतलब हो गया, ये हो गया जाइलम टिश्यूज और ये हो गया नीचे की तरफ फ्लोएम टिश्यूज। फ्लोएम को हम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स की वजह से लाइन में, और जाइलम को शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि चालनी पट उसके अंदर मिलता है, इसलिए हम डॉटेड रूप में शो कर देते हैं, दैट इज कॉन्जॉइंट। ये सिंपल सा कंसेप्ट है बस। अब इसी कॉन्जॉइंट के अंदर एक कंसेप्ट में आइए जिसको हम बोलते हैं कोलेट्रल। ये रहा थर्ड, कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है समद्वि पार्श्व, क्लियर है। और ये स्पेशलाइजेशन किसका है, ये स्पेशलाइजेशन है डाइकॉर्ड्स का। कोलेट्रल, कोलेट्रल के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो संवहन पूल हैं वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, सटे हुए रहते हैं, ये रहे, क्लियर है। कॉन्जॉइंट का मतलब दोनों साथ, और कोलेट्रल का मतलब है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों की जो स्पर्श रेखीय भित्ति है वो एक दूसरे से क्या है, टच कर रही है, जुड़ी हुई है, ठीक है। अब इसी में हमारे पास में दो कंसेप्ट आ जाते हैं, फर्स्ट इज क्लोज और सेकंड इज ओपन। क्लोज का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए, ये जुड़ गए, क्लियर है, इस वजह से इसको बोलते हैं क्लोज। और ये हमको किस में मिलता है, मोनोकॉट में। एक बीज पत्रियों में इस प्रकार के संवहन मंडल मिलते हैं, क्लियर है। अब हम आते हैं डाइकॉट में, तो एक वर्ड आता है क्लोज, ओपन। अगर हम इन दोनों के बीच में एक परत डाल दें, ये 2 से 3 परती है एधा की, कैम्बियम की, तो इसकी वजह से ये दोनों साथ तो हैं, इसलिए हम किस में लेंगे, कोलेट्रल में। लेकिन दोनों एक दूसरे से चिपक नहीं रहे, जुड़ नहीं रहे, इन दोनों के बीच में एक परत आ चुकी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन, ठीक है। हिंदी बोले तो क्लोज का मतलब होता है वर्धी और ओपन का मतलब होता है अवर्धी, क्लियर है। तो ये हमारे पास में बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम और बीच में कैम्बियम, ये है सिंपल कॉम्बिनेशन डाइकॉट स्टेम्स का, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें एक स्टेप और, इसमें एक स्टेप और आगे बढ़े तो यहां आपको डायग्रामेटिकली दिख रहा होगा, ये फ्लोएम पार्ट है, ये जाइलम पार्ट है, फिर अंदर एक फ्लोएम पार्ट बनाया था मैंने यहां पे एनाटॉमी में। यहां पे क्लियरली आपको फ्लोएम, जाइलम और फिर फ्लोएम दिख रहा है। यहां पे भी अगर आप देखें तो यहां पे, हाँ, यहां केवल वही है, बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ केवल क्या है, जाइलम। तो यहां अगर आप देखें तो इसी स्ट्रक्चर को एक और डेवलपमेंट में डाल दीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंडरी कैम्बियम टिश्यू और इसके नीचे कुछ जो है फ्लोएम टिश्यूज, ठीक है। तो यहां पे ऊपर भी फ्लोएम, बीच में जाइलम और नीचे भी क्या आ रहा है, फ्लोएम।
फ्लोएम ने जाइलम को दो तरफ से घेर रहा है, तो इसको हम एक अलग टर्म में ले जाएंगे और वो हो गया कोलेटरल का मतलब दोनों साथ साथ, तो ये हो जाता है बाई कोलेटरल। ठीक है, सम द्विपार्श्वीय, ये क्या हो जाते हैं, द्विपार्श्वीय। उल्टा हो गया, कोलेटरल को हम बोलेंगे द्विपार्श्वीय और इसको हम बोलेंगे सम द्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक, ये क्लियर है। अब इसी में एक वेरिएशन और है जो यहां पे हमको देखने को नहीं मिल रहा है सामान्यतः, ठीक है, वो एक तरीके से अब सामान्य ग्रोथ में आ जाता है और उसके अंदर हम बोल देते हैं सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब अगर यहां पे तो केवल बाहर और भीतर की तरफ फ्लोएम ने घेर रखा है और बीच में जाइलम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जाइलम के अंदर भी प्रोटो कहां है, केंद्र की ओर, और मेटा कहां है, बाहर की ओर, दैट इज एंडार कंडीशन कंप्लीट। लेकिन अगर हम इसी में देखें तो एक नई चीज और देखने को मिलती है, इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, संकेंद्रिक। उसमें क्या होता है, या तो जाइलम को चारों तरफ से एक रंग के रूप में फ्लोएम घेर लेता है, या फिर एक क्या होता है, कंप्लीट संरचना जो है उसको जाइलम घेर लेता है। दीज आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक। अगर जाइलम चारों तरफ से घेर लेता है तो उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, एम्फी सेरिब्रल। और अगर वहीं पे फ्लोएम चारों तरफ से घेर लेता है, वो उल्टा हो गया, एम्फी वेसल। यहां लिख देते हैं एम्फी वेसल। वेसल का मतलब वेसल्स, एम्फी का मतलब दोनों तरफ, उभय। तो उभय का मतलब हो गया जिसमें जाइलम फ्लोएम को घेरता है चारों तरफ से। क्लियर है? एक सिंपल वे में डायग्राम अगर हम बनाए तो हम ये दिखा सकते हैं, दैट इज फ्लोएम और ये चारों तरफ हो गया जाइलम, क्योंकि जाइलम को लाइन से दिखाएंगे। दूसरा हमारा पॉइंट हो जाता है एम्फी सेरिब्रल। सेरिब्रल में हम कहें तो ये तो हो गया जाइलम और ये चारों तरफ से घेर लिया किसने, फ्लोएम ने, और ये दोनों कंडीशंस जो है वो कहलाती हैं कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स। कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स। तो यहां पे वैस्कुलर बंडल्स वैसे तो डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां के वैस्कुलर बंडल में केवल ये तीन टर्म्स को हमको यूज में लेना है। तो यहां पे कैसे हो गए वैस्कुलर बंडल्स, कैलोट्रोपिस की और कुकुरबिटा की हम बात करें तो कैलोट्रोपिस के अंदर एक पूरे रिंग में है, उसका डायग्राम एक बार वापस बना देता हूं। कैलोट्रोपिस में ये हो गई एंडोडर्मिस, क्लियर है, सतत थी, और उसमें ये हो गई कैम्बियम टिश्यूज जिसमें बाहर की तरफ लगातार क्या है, फ्लोएम पैचेज, ठीक है, और ये इसमें क्या है, लगातार जाइलम, यहां पे बंडल्स के रूप में नहीं है, लगातार फैला हुआ है, और फिर अंदर की तरफ भी क्या है, उसके साथ में एक फ्लोएम और था, और फिर बीच में क्या था, पिथ। तो इसका मतलब फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, इसका मतलब ये कैसे हो गए, रेडियल तो नहीं है, कैसे हो गए, कॉन्जॉइंट साथ में है। उसके बाद कोलेटरल, कोलेटरल में कौन से हैं, ओपन है, लेकिन कोलेटरल में भी अंदर की तरफ फ्लोएम आ रहा है, इसलिए कैसे हैं, बाइकोलेटरल और ओपन। तो हम क्या लिखेंगे इनके लिए, इस वाले के स्टेम के लिए क्या लिखेंगे, दीज आर कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल एंड ओपन वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो मिलते हैं। क्लियर है? अब इसमें आ जाओ। इसमें अगर आपको दिख पा रहा हो तो यहां पे तो एक रिंग में थे, यहां पे दो रिंग में है, एक रिंग और एक रिंग बाहर की तरफ है, इनके बीच बीच में। क्लियर है? 5 की जगह कितने हैं, 10, और एक रिंग और है जो बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ में आ जाती है। तो इसमें भी कैसे है, कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल्स। यहां पे आते हैं, यहां पे एक अलग ही स्क्लेरेनकाइमा सेल्स या टिश्यूज का जो मास है वो इसको घेरे, देखो आलंबन दे रहा है, ये आलंबन दिया,
उसके बाद इसमें फ्लोएम है, फिर कैम्बियम है, और फिर क्या बोलते हैं जाइलम टिश्यूज है। ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का वेरिएशन है, एक अलग से फूला हुआ बेस जो है वो इनको प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में यहां पे कैसा हो गया, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन, क्योंकि इसमें अंदर की तरफ और फ्लोएम नहीं है। तो ये है एक प्राइमरी डाइकॉट स्टेम की स्ट्रक्चर्स। नॉर्मली हाइड्रिला की हम बात करें तो उसमें सेम ऐसे ही वेस्कुलर बंडल्स हैं, परंतु उसके अंदर एरेनकाइमर जो है वो डेवलप होता है, पिथ उसके अंदर पाया नहीं जाता। आज की क्लास में इतना ही।